मकान बनाने के लिए कर्ज लेते हैं, दुकान बनाने के लिए कर्ज लेते हैं, शादी करने के लिए कर्ज लेते हैं, हाँ, एजुकेशन के लिए कर्ज लेते हैं, हनीमून के लिए भी कर्ज लेते हैं हनीमून का भी पैकेज होता है, हाँ, घूमने के लिए भी कर्ज लेते हैं। आजकल तो डेटिंग के लिए भी कर्ज दिया जाता है, और एज ए कॉर्पोरेट में डेटिंग के लिए आपको अलाउंसेस दिए जाते हैं डेटिंग अलाउंस दिया जाता है। यस और नो, यस और नो। तो आपके ये जो जितने सोलर बने हैं ये भी कर्ज से बने हैं, जितने हाईवे बने हैं वो भी कर्ज से बने हैं, जितने डैम बने हैं वो भी कर्ज से बने हैं, ठीक है। जितने राफेल के प्लेन आए हैं वो भी कर्ज के लिए आए हैं, और मोदी क्या है, सीट पे गद्दी पे बैठा ही कर्ज लेने के लिए है। कैसे? क्योंकि मोदी साहब जब गद्दी पे बैठे थे, तो मोदी साहब जब गुजरात की गद्दी पे बैठे थे तो वो शायद यहाँ 50,000 का कर्ज था। जब वो छोड़ के गए तो 3.5 लाख करोड़ का था जब छोड़ के गए, है ना। अब जब वो भारत की गद्दी पे बैठे तब 55 लाख करोड़ का था कर्ज, अब सिर्फ 240 लाख करोड़ का है 256 का हो गया। चलो बढ़िया। तो दिन दूनी रात चुगनी तरक्की की गई है, राइट। तो गौतम अदानी की जो टोटल एसेट है वो लगभग तकरीबन कितने 122 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है। उसके ऊपर कर्ज कितना है एसेट है 122 बिलियन डॉलर की, उससे डबल कर्ज है। हाँ जी, किसके ऊपर है? आपकी गाड़ी कर्ज पे है, आपका मकान कर्ज पे है, आपका सब कुछ कर्ज पे है। तो कर्ज, तो आपको यह देखना है कि भाई इनके माता पिता ने तो यह सिखाया कि कर्ज नहीं लेना चाहिए, और ये खाके पे मोहताज है ना, एक छोटी सी चीज के लिए भी मोहताज है। और सामने वाला हर चीज में कर्ज लेके बैठा है, वो तो मौज कर रहा है, और कर्ज नहीं दे पाता तो वो देश से भाग जाता है, उसको कोई नहीं पकड़ता। और 6 महीने के लिए वो अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देता है कि 50,000 करोड़ की का जो कर्ज है वो देके बैंकरप्ट हो जाता है, उसकी कुर्की हो जाती है। कुर्की 5,000 रुपए में 50,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी उसकी, वो 5,000 करोड़ में बैंक उसको बेच देता है, और वो खुद ही खरीद लेता है अपनी नई कंपनी बना के। हाँ, तो 50,000 करोड़ में वो दिवालिया हो गया। उसकी कंपनी को बैंक ने, सरकार ने, जिसने, सरकार तो कुछ नहीं करती, सरकार कोई नीलामी नहीं करती, सिर्फ बैंक करता है। सरकार और बैंक में अंतर होता है, ये बाद में समझेंगे। तो 5,000 में उसकी नीलामी करती है। वो नीलामी कौन जीतता है? हेलो। और आप में से यही धंधा आपके साथ होता है कि बैंक आपको कर्ज देता है कि इसके लिए भी कर्ज ले लो, उसके लिए भी कर्ज ले लो, ट्रैक्टर के लिए भी कर्ज ले लो, बैल के लिए भी कर्ज ले लो, मकान के लिए भी कर्ज ले लो, है ना, बाड़ी के लिए भी कर्ज ले लो, साड़ी के लिए भी कर्ज ले लो, लाड़ी के लिए भी कर्ज ले लो। तो हर चीज के लिए आपको कर्ज दिया जा रहा है। तो कर्ज देके जब आप कर्ज नहीं दे पाते तो आपकी जमीन के ऊपर कुर्की करता है, कुर्की करके फिर उसकी नीलामी करता है। नीलामी ज्यादा की करता है या कम की करता है? हेलो। वो नफे में नीलामी करता है या नुकसान में नीलामी करता है? नफे में। कभी नहीं करता, नहीं, उसके नफे में भी नहीं होती। वो उसने आपको 50,000 का आपको कर्ज दिया है, आपकी जमीन के ऊपर कब्जा करके, आपकी जमीन होती है 50 लाख की, वो कम से कम 5 लाख में नीलामी कर डालता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है कि बैंक वाले अपने ही लोगों को नीलामी में खड़ा करते हैं और वो अपनों को ट्रांसफर करते हैं। होता है कि नहीं होता? तो सवाल है कि कर्ज की व्यवस्था क्या है और कर्ज कैसे चलता है। अमीर आदमी के लिए कर्ज और गरीब आदमी के लिए कर्ज की परिभाषा अलग अलग है। और अब समय आ गया है कि गरीब आदमी को भी कर्ज को अच्छी तरीके से समझना है, उससे भागना नहीं है। क्योंकि हमने क्या किया, कर्ज के बारे में हमने आंख बंद कर ली। कर्ज बुरी बला है, कर्ज हमको लेना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये बुरी बला है, किसी के ऊपर कर्ज होना नहीं चाहिए। परंतु कर्ज की अब तो पूरी अर्थव्यवस्था ही कर्ज के ऊपर खड़ी है, देश ही कर्ज के ऊपर खड़ा है और दुनिया ही कर्ज के ऊपर खड़ी है। ईरान के ऊपर अटैक हो रहा है, वो भी कर्ज के लिए ही हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर 30 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है। और उन्होंने बैठ के गणना की कि तेल का, अगर ईरान का अगर सारा का सारा तेल
हमारे कब्जे में आ जाए तो 30 ट्रिलियन का ये हो जाएगा, तो 30 ट्रिलियन का हमारा कर्ज है वो नफ़े नुकसान में क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा, तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसलिए उन्होंने ईरान के ऊपर अटैक किया। ये भी एक कहानी है, उसके और ज़्यादा पहलू है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए और पूरे समाज को समझने के लिए, आने वाली पीढ़ी को समझने के लिए कर्ज की व्यवस्था, बैंकिंग की व्यवस्था, रुपए की व्यवस्था क्या है, उसको गहराई से समझना ज़रूरी है। और डॉक्टर साहब ने खूब मेहनत करके ये जो हमारी किताब है रुपए वाली किताब है, उसमें इस पूरी की पूरी व्यवस्था को काफ़ी खोल के बताया गया है। कितनों ने पढ़ी है वो? कितनों ने वीडियो सुने हैं? कितनों के प्रश्नों के जवाब मिल गए हैं और कितनों के अभी बाकी है? ठीक है, वो लिख के रखिएगा और डॉक्टर साहब भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, हम आपको उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर आप समझोगे तो आप अपनी अगली पीढ़ी को बता पाओगे। स्कूल आपको नहीं बताएगा, टीचर आपको नहीं बताएगा, समाज आपको नहीं बताएगा, सरकार तो कभी नहीं बताएगी और बैंक कभी बता नहीं सकता। हाँ जी सर, ये जो रुपया छपता है ये हमारे सिलेबस में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है? इसीलिए नहीं पढ़ाया जा सकता कि बता देंगे तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। तो हम एसी की व्यवस्था खड़ी करें, हमारी जो एजुकेशन में एसी की व्यवस्था हम खड़ी करेंगे। डॉक्टर साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ कि एसी हम क्या व्यवस्था खड़ी करेंगे, उसमें रुपया भी समझाया जाएगा? हाँ, रुपया समझाया जाएगा, ये आपके सिलेबस का पहला पार्ट होगा। ये यहाँ से हमारी सभा मता पास करती है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हर बच्चे को रुपया क्या है, कैसे काम करता है और उसका विकल्प क्या है, वो पूरा का पूरा सबको पढ़ाया समझाया जाएगा। ठीक है ना? जी जी। हाँ भी नहीं बोलते। ठीक है, थैंक यू, बैठिए। नेक्स्ट आ जाइए डॉक्टर साहब, यहीं आ जाइए। हो गया? इंट्रोडक्शन चल रहा है, बीच बीच में क्वेश्चन भी होगा। अच्छा, नया शुरू कर दो।